चलो हम लोग गेट 2020 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप ट्राई कीजिए, डाउट पूछ सकते हैं आप, तो आप ट्राई करके पहले आइए। मैं 11 से स्टार्ट करता हूँ अभी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूँगा, हिंट दूंगा, बट आप लोगों को सॉल्व करके आना है। सॉल्व करके आओ, एंड देन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप नहीं कर पाते हो, देन वी कैन डिस्कस इन क्लास, ठीक है। तो हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तो पिछले बैच का आई थिंक है ना, एक मिनट इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये 2012 का इसमें डिस्कस किया ना हमने, पेपर जैम का। चलो इसमें कंटिन्यू कर दूँ या न्यू स्टार्ट करूँ? चलो तो ओके, देखिए, तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं गेट 2022 ST। आप लोगों का होमवर्क अभी रह गया है गेट 2023। मैंने पिछले 2 क्लास में डिस्कशन कराए हैं। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 65। इसमें जो भी डाउट रह जाएगा पहले मुझे टेक्स्ट कर देना कि ये क्वेश्चन डाउट है, सो दैट आई कैन सॉल्व अर्लियर, तो आपको बताने में आसानी होगी। तो ये करके आइए, एंड ये भी होमवर्क होगा आपका, एक होमवर्क ये भी होगा, अगले क्लास का ये भी होमवर्क होगा। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 65 करके आने, स्पेशली जो गेट एस्पिरेंट्स हैं। यू सॉल्व एंड देन आस्क डाउट्स, तभी एग्जाम निकलेगा। ये वीडियो देख देख के ये एग्जाम नहीं निकलेगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ, या सॉल्यूशन देख देख के नहीं निकलेगा। जब तक पेन पेपर पे सॉल्व नहीं करोगे नहीं निकलेगा एग्जाम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। करें एम जो है 2x2 रियल मैट्रिक्स है, सच दैट कि आई प्लस एम का इनवर्स आई माइनस अल्फा एम के इक्वल हो जाता है, फिर अल्फा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम 3 है तो बताओ अल्फा क्या होगा। तो 2x2 की मैट्रिक्स ऐसा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है जी? ये तो इजी है ना। अब सोचो आई प्लस एम इनवर्स आई, मुझे बताओ कोई, अगर मैं बोलता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, मैं क्या लिखूं? जिनको समझ आ रहा है बताओ। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और बी भी कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स। जिनको समझ आ रहा है, जो भी समझ आ रहा है बताओ मुझे क्विकली। ए इनवर्स बी कब होगा, इसका क्या डेफिनेशन क्या है इनवर्स का, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? एनीवन ट्राई और बताओ क्या आना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। किसका डिटर्मिनेंट? ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू, ये भी सही बता रहे हैं आप, बट ए बी में क्या रिलेशन है? बी इनवर्स इक्वल टू ए। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ ये भी ठीक है। सो बी इनवर्स इज ए if and only if determinant a is non zero, if and only if determinant b is non zero। लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा, ये सब सही है। आई हाँ हाँ हाँ, क्या बताया? ए बी। यस यस, ए बी इज इक्वल टू आई। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू आई इफ एंड ओनली इफ बी ए इज इक्वल टू आई। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो अगर ए बी आई है तो बी ए भी आई ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता नहीं आएगा। तो ये सब इक्विवेलेंट कंडीशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट टू दिस, इस तरह से आ जाएगा। एंड यहाँ लगा दो, यहाँ इफ एंड लगाना भैया एंड लगा दो कि दोनों होल्ड करेगा इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो इसने कहा है क्वेश्चन में कि आई प्लस एम का इनवर्स आई माइनस अल्फा एम, इसका मतलब ए इनवर्स बी है तो ए इंटू बी आई होगा, उससे आ जाएगा। देख लीजिए आई प्लस एम, तो यहाँ क्या है, आई प्लस एम इंटू आई माइनस अल्फा एम, दिस इज इक्वल टू आई, ए बी बराबर आई, यही है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई इंटू आई आई, फिर प्लस एम इंटू आई तो एम, फिर आई इंटू अल्फा एम तो माइनस अल्फा एम, फिर एम इंटू अल्फा एम तो अल्फा एम स्क्वायर। समझा क्या किया? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया और इसको इससे, 4 टर्म आ गए ना। देख लीजिए आप लोग अपना कैलकुलेशन करके, इज इक्वल टू आई, तो आई आई तो कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखिए अब आई आई कैंसिल एक तरफ, तो बचा यहाँ पे m माइनस अल्फा एम स्क्वायर इज जीरो मैट्रिक्स। ओ ठीक है जी। अब आप समझिए एम आपका क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में बोल रखा है ना। तो एम एक 2x2 की मैट्रिक्स है। यहां से आप देखो तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके ये तो आपका आ गया एक, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में अगर लैम्डा के टर्म में लिखूं तो क्या आएगा जी, लैम्डा माइनस अल्फा लैम्डा माइनस यस अल्फा यस, लैम्डा। उस तरह से लिख सकते हैं आप। अगर आप उस तरह से लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप डिग्री मोनोमियल बनाना चाहो तो उससे भी करते हैं, ऐसे भी समझ आ रहा है। अभी चलो यही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से या तो समझो या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँ मैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा माइनस अल्फा लैम्डा स्क्वायर इज जीरो। तो यहाँ से एक तो आ गया लैम्डा इज जीरो, और दूसरा आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा कॉमन ले लिया ना हमने, तो जब आप लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो एक लैम्डा जीरो आ जाएगा, तो बचा क्या, एंड दूसरा क्या करेंगे, चलिए, तो इसको हमने लैम्डा कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस अल्फा लैम्डा इज जीरो। एक लैम्डा जीरो और एक लैम्डा कितना आया, 1 माइनस अल्फा अल्फा, ठीक है। और 2x2 मैट्रिक्स में कितने आइगन वैल्यू होगी, दो ही हो गए, दोनों मिल गई, मुझे दोनों मिल गई। अब तो हो ही गया ना, तो मुझे दो आइगन वैल्यू मिल गई, कहा ट्रेस 3 है, तो बताइए आई हैव बोथ आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एम के पास दो आइगन वैल्यू, एक जीरो और दूसरा है 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा, एक तो जीरो है ये, तो ट्रेस क्या होता है, अब मुझे क्वेश्चन में कह रखा है ट्रेस ऑफ एम इज कितना कह रखा है, 3 है, तो बताइए अल्फा क्या आएगा, क्या बता पाएंगे आप लोग, हाँ सर, सम ऑफ आइगन वैल्यू है तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा का 2 होगा। ओके ठीक है, 3 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने, तो ठीक है ना, चेक कीजिए यहाँ से क्या आएगा, 4 अल्फा इज 1, तो अल्फा इज 1/4। अब आंसर की आप लोग देख लीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की चेक करते रहिएगा। तो यहाँ से 1/4 आ रहा है, देख लो डी आ रहा है, अब चेक करना आंसर की में। चलिए तो नेक्स्ट है, तो सिंपल किस कॉन्सेप्ट पे था ये, ए इनवर्स बराबर बी, तो ए बी बराबर आई, उस पर आ गया, और ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू है तो उससे आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्चुअली, तो इसमें कुछ वो थ्योरम है एक्चुअली, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कोलमोग्रोव इक्वेशन होता क्या है, मतलब ये कोई प्रूफ नहीं कर सकते आप, अगर आपको थ्योरम याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। जैसे आपका ये बता रखा है इन्होंने कि, है ना, आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस है, तो मतलब प्योर डेथ प्रोसेस में जिसका डेथ रेट दे रखा है 5i, और पी आई टी मतलब ये है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू आई, तो बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ फॉरवर्ड कोलमोग्रोव्स इक्वेशन, तो डायरेक्टली आप बुक में चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, तो उससे आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट आएगा, है ना। तो डायरेक्ट ये आपका थ्योरम है, थ्योरम से मैच करना पड़ेगा, मतलब स्टेट बुक, किसी बुक में आप देखिए जहाँ पे प्योर डेथ प्रोसेस है उसमें जाकर देखिए कि व्हाट इज द फॉरवर्ड कोलमोग्रोव्स इक्वेशन फॉर द प्योर डेथ प्रोसेस, जहाँ आपको म्यू दे रखा होगा रेट म्यू आई, तो म्यू आई की जगह 5i रख देना तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि लेट एस स्क्वायर बी द वेरिएंस ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ अननोन मीन म्यू। एस स्क्वायर क्या वेरिएंस है रैंडम सैंपल साइज n का, कहाँ से, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ एन अननोन म्यू, जिसका अननोन मीन म्यू है, और अननोन फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। अब कह रहा है एस स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, बताइए आप लोग ट्रू या फॉल्स। ट्रू है। ये लाइन तो ट्रू है ना, ये लाइन ट्रू है, मतलब अभी जो लिखा हमने। और एस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, ट्रू या फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स, बायस्ड होती है। हाँ तो अनबायस्ड फॉल्स है ना, ट्रू एंड फॉल्स एंड है, तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि ये ट्रू नहीं है। अब n-1 a अपॉन n एस स्क्वायर इज MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यस और नो, ये वही है 1/n समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, अगर आपको याद होगा, ऐसे आप लोग याद ही होगा, ये हम लोग जानते हैं जब हमारे पास सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का, तो जो MLE आता है ये है 1/n समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n।
तो इसी को आप ठीक से लिखेंगे तो n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 1/n समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, और ये कुछ और नहीं n-1/n एस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ओके है। और जबकि यू एम भी यू ई जो होता है ऑफ सिग्मा स्क्वायर वो ये होता है एस स्क्वायर 1/n समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये एस स्क्वायर अनबायस्ड भी है और इनफैक्ट यू एम यू ई भी है। ओके, तो एम एल ई है यस, और ये एम एल ई होगा एम एल ई, बताइए अगर पहला वाला ये ट्रू है तो क्या इसके बाद वाला ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी, है ना। इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है कि इसका रूट लेंगे तो यहाँ भी रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये सिग्मा स्क्वायर के लिए मिली है तो इसका रूट सिग्मा स्क्वायर का रूट के लिए मिली होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, उससे आंसर आ गया, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल फंक्शन दे दिया, इजी है ना। ये सब जैम में भी आता है, आप जैम का पेपर देखेंगे फ्रिक्वेंटली इस तरह क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चा जैम और गेट का सारे PYQ अच्छे से अगर 4-5-10 बार सॉल्व कर लिया ना तो एग्जाम के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखे हुए आएंगे, लगेगा यही सब है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिलेबस वही है, तो क्या ही नया पूछेगा। तो fxy आपके पास ये है, और बोल रहा है कि f बाउंडेड है कि नहीं है बताओ। तो बाउंडेड होने के लिए आपको इसका अपर या लोअर बाउंड देखना पड़ेगा। तो ये x² + x², देखिए इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, तो ये डोमिनेटिंग टर्म है एक्चुअली, तो बाउंडेड तो नहीं आएगा क्योंकि ये डिग्री 3 का है ना। तो अभी एग्जांपल के लिए अगर आप पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लीजिए तो होगा क्या ये आर क्यूब यहाँ आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जब r टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो ये इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो फंक्शन बाउंडेड तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये अनबाउंडेड है, तो ये ऑप्शन होगा। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो पहले आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यू डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर आप चेक कीजिए क्या होता है, फिर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या रहेगा, ठीक है। तो उससे आ जाएगा, आप ट्राई करके देखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, फिर चेक करना, नहीं हो रहा था पूछिए। लेकिन आपको अगर सच में अच्छे रैंक लाने हैं गेट में तो आपको जैम 2005 से 2023, गेट 2005 से करना ही है, चाहे दुनिया भर के किताब का क्वेश्चन मत करो, आप इतना भी कर लिए ना तो आपके 70-80 मार्क्स इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, और 30-40 इजीली आ जाएंगे। अगर जैम और गेट का सारा क्वेश्चन जो बच्चा कर लिया खुद से, उसको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो इस एग्जाम में 30-40 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे आपके, कुछ भी मत करके जाओ आप, बस जैम गेट का PYQ करके चले जाओ, इतने में ही आपके अच्छे रैंक गेट में आ जाएंगे। ये है, ठीक है ना। तो ट्राई करके देखिए, तो डाउट क्लास में पूछिए। तो ये x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद CDF fx दे रखा है। लेट द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ, वो तो पता है नोटेशन fnx है, द क्लासिकल कोलमोग्रोव स्पिनो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, तो ये हम जानते ही हैं कि दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन केस ऑफ कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट। अब बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Tn इज द, बोल रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Tn इज सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx। Tn का डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक, हाँ ये बाद में ना आपने ये थ्योरम देखा था ना, Fn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करता है, उससे हमें डिस्कस, जब हम लोग वो डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्कस कर रहे थे शुरू में, तो आई थिंक ये ट्रू था, ट्रू था नहीं, देख लिया। और Dn कन्वर्ज टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, ये सब एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखो इसमें क्या ही अब सॉल्व करोगे, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट या तो पता हो, नहीं पता है तो उसको प्रूफ करो, ये है, तो आपको प्रूफ करके देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये थ्योरम ही है दोनों, आप देखिए वापस जाकर नोट्स मैंने पढ़ाए हैं या फिर कोई बुक आप उसमें रेफर कीजिए जहाँ पे ये थ्योरम मिले। तो आपको ये देखना है कि ये आई थिंक दोनों ट्रू होना चाहिए, ऑप्शन देख लेना आपको, या थ्योरम चेक करना पड़ेगा। Dn कन्वर्ज टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, ठीक है ना। हमने ये देखा था Fn कन्वर्जेस टू Fn माइनस दिस, ये 1/√n नीचे ले आओ, तो 1/√n इसका मीन यही तो होता था, क्या होता था fx, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जीरो पे कन्वर्ट करेगी। थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजिशन, TPM दे रखा है आपको, अब बोल रहा है कौन से किसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए क्या थ्योरम था कि इरेड्यूसिबल होना चाहिए और एपीरियोडिक होना चाहिए, ऐसा था ना, याद है किसी को, स्टेशनरी
यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है? जब इरेड्यूसिबल होगा। चेक करो कौन सा इरेड्यूसिबल है। इरेड्यूसिबल एक शायद होगा, एक नहीं होगा। जो इरेड्यूसिबल होगा वो आपका आ जाएगा, उसके बाद यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। जब थोड़े से आपको रिवाइज करने पड़ेंगे थ्योरम्स जाके कि यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, तो उसके लिए आपको देखो, आप चेक करो इरेड्यूसिबल होने चाहिए। यहाँ आपके पास है लेट x1 x2 x20 बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम नॉर्मल 6 म्यू कॉमा सिग्मा विथ डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है। सपोज म्यू एंड सिग्मा आर अननोन, दोनों अननोन है। अच्छा, तो एक्स बार आपको पता ही है क्या है, एस आपको पता है ये 1/n-1 दिस, ठीक है। तो पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 19s। तो आपको पता है ना थ्योरम हमने लिखा था लास्ट टाइम, लास्ट मतलब उसमें भी यूज़ हुआ 2023 में भी यूज़ हुआ था ये, कि x1 x2 xn ये सब रैंडम वेक्टर है, दे आर IID नॉर्मल p म्यू कॉमा सिग्मा। तो बताइए आप लोग क्या था, n-1 s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, याद है? V sat n-1 sigma. यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये? सो यहाँ से आ गया विसार्ट दिस, हाँ, और ठीक है ना। तो n-1 आपका यहाँ पे 19 है और सिग्मा आ गया, p आपका 6 है, तो विसार्ट p ये आ गया। ओके, अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x3 माइनस म्यू ट्रांसपोज s इनवर्स x3 माइनस म्यू हैज काई स्क्वायर 6। तो इसका हमने देखा था थ्योरम लास्ट टाइम, क्या था बोलिए? Sn का काम क्या है, Sn में x बार यूज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ देखो x क्या है, यहाँ बस x3 रैंडम फैक्टर यूज हो रहा है, जो तीसरा वाला रैंडम फैक्टर वही यूज हो रहा है, और इस s में सब आ गया, कौन सा सब आ गया, x1 x2 x3 x4 सब आ गया, इसलिए ये गलत है। यहाँ ये सिग्मा इनवर्स होता तो करेक्ट होता, ये सिग्मा इनवर्स होता देन इट इज करेक्ट। इसके लिए कोई थ्योरम नहीं, आप चेक कर लो, ऐसा कोई थ्योरम है ही नहीं इसके लिए, यू सर्च एनी, क्योंकि ये सिंगल रैंडम वेक्टर इसमें से एक लिया है, और ये एस इसमें पूरा x1 x2 x3 x4 सब आ गया, सो देर इज नो थ्योरम फॉर दिस, यू चेक देर इज नो थ्योरम। इसका सिंपल आपसे ट्रू फॉल्स पूछना चाह रहा है, तो इसका तुम फाइंड भी नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यों? क्योंकि एस में x1 रैंडम वेक्टर x2 रैंडम वेक्टर x3 रैंडम वेक्टर सब है, यहाँ बस x3 माइनस म्यू कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन फॉल्स है, बिकॉज ट्रू होता अगर यहाँ सिग्मा इनवर्स होता तो होता ट्रू, ठीक है। तो ओनली वन इज ट्रू। देखो नेक्स्ट इज x1 x2 x18 be a random sample from this population of chi-square n alpha denote the value of chi-square random variable y with n degree of freedom such that y more than chi-square alpha दिख है। तो आपको 18 रियलाइजेशन दे रखा है, तो पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स समेशन xi स्क्वायर which one of the following is 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाउ डू यू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल? तो या तो इसको इसके हिसाब से यू फाइंड अ तो पाइवटल, ट्रांसफॉर्मेशन करके हो जाएगा सर, y इक्वल टू समेशन ऑफ x आई स्क्वायर को ट्रांसफॉर्मेशन करने से वो थीटा का मतलब काई स्क्वायर में टर्न अप हो जाएगा, और काई स्क्वायर का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वही लिख के सर आ जाएगा। अच्छा, तो y बराबर एक्स आई स्क्वायर लिखो, x1 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल थीटा आएगा, एक्सपोनेंशियल थीटा आएगा और वहां से आपको आंसर, काई स्क्वायर आ जाएगा सर। एक्सपोनेंशियल थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, उससे आ जाएगा, जो हमने क्लास में कराए हैं। x1 x2 xn we a random sample from normal from population this where theta is a parameter, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो चेक कर सकते हो आप, कंप्लीट सफिशिएंट आपने चेक करना है, तो यहाँ तो कंप्लीट तो नहीं होगा, ये गलत बोल रहा है, तो ये चेक करो, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है, तो इट हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर देख लो, प्रोडक्ट एक्स आई होगा, तो इसका लाइक्लीहुड मोनोटोन होगा, ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, चेक कर लो, तो लाइक्लीहुड रेशियो इसका मोनोटोन होगा। दिस इज एंसिलरी, तो ये भी तुम चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन चेक करके देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछो, बट सॉल्व करके आओ। A random sample x1 x2 x6 of size 6 is taken from Bernoulli theta, then the null hypothesis was h naught, that is theta half
to be tested against alternate theta more than half. Based on this, if the value of y, देखो y यहाँ theta more than half है, if the value of y corresponding to the observed sample is 4, तो y की ऑब्जर्व वैल्यू 4 है, देन p वैल्यू ऑफ द टेस्ट, p वैल्यू क्या होगा, दिस कैपिटल Y मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो y मोर देन इक्वल टू 4 इक्वल टू गिवन थीटा इज हाफ, तो y मोर देन इक्वल टू 4 गिवन h नॉट, निकाल दो आंसर आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना, तो y मोर देन इक्वल टू 4 गिवन थीटा इज हाफ, ये आ गया। फिर यहाँ से an सीक्वेंस पॉजिटिव रियल नंबर है, a1 दे रखा है, a2 a3 a4 एक दो तीन टर्म निकाल लो, उससे दिख जाएगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। उसके बाद अगर इंक्रीजिंग मिल गया तो an प्लस 1 की जगह l रख दो, an की जगह l रख दो, उससे लिमिट आ जाएगी, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो दोनों तरफ, तो an अगर l पे कन्वर्ट करेगी तो n प्लस 1 भी l पे कन्वर्ट करेगी, तो उससे l निकल आएगा। देख लो अब m कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, इस तरीके से कि m स्क्वायर 0 है, देन द नलिटी ऑफ m इज 6। अच्छा, m कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का और इस तरह से है कि m स्क्वायर 0 है, तो कह रहा है कि नलिटी ऑफ m 6 है, ये भी बता रखा है, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, ठीक है जी। तो m कोई, तो ये तो हमने क्लास में कराया था, ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे है, ठीक है ना, तो यहाँ m स्क्वायर 0 है, तो आपको 2 के ब्लॉक बना सकते हो, या है ना एक ब्लॉक 2 का होगा, बाकी 1 के ब्लॉक बना सकते हो, बट मैक्सिमम तुम जो बनाओगे, ठीक है ना, तो इसके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0 है यहाँ पे, है ना, यही तो आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल, ये लैम्डा स्क्वायर इज 0, मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा, लैम्डा तब आएगा जब जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स होगा तो नलिटी 6 है इसकी, तो m स्क्वायर 0 है, इसके हिसाब से बनाओ तुम वो, या मिनिमल पॉलिनोमियल m लैम्डा होगा या वो होगा, लैम्डा होगा तो 1/1 का ब्लॉक बनेगा, एक एक का ब्लॉक बनेगा, तो नलिटी 6 करनी है, तो जब नलिटी 6 कर दोगे तो रैंक कितनी हो जाएगी, n-6, ओके, और n-6 मोर देन इक्वल टू 1, तो n7 हो जाएगा, हाँ, तो जीरो मैट्रिक्स बना दो, ओके ठीक है। तो बोल रहा है कि तुमसे मैक्सिमम n क्या हो सकता है, तो m स्क्वायर 0 है तो 2/2 का ब्लॉक बना सकते हो तुम, तो एक ब्लॉक 2x2 का ना, तो कम से कम एक ब्लॉक 2x2 का होगा, ठीक है जी। तो सिंपली क्या करना, आपको ब्लॉक बनाने हैं 2x2 का, और उसमें 2/2 का जो ब्लॉक बनाओगे, हमने क्लास में कराए, हालांकि आप चेक करना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जिस क्लास में पढ़ा रहा था मैं, तो इसमें सिंपली आप ऐसे बनेगा 0 0 0, इसका आगे वालों 1 0, तो ये एक ब्लॉक हो गया, इसके नीचे दूसरा ब्लॉक बनेगा, तो मैक्सिमम तुम 6 ब्लॉक बना पाओगे, क्योंकि नलिटी, एक नलिटी देगा, दूसरा नलिटी, नलिटी क्या है, नंबर ऑफ जीरो रोज होंगे, तो इसके टोटल n क्रॉस n की है ये, तो नलिटी इसकी 6 है, और रैंक इसका n-6 होगा, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि, है ना, रैंक n-6 होगा। अब जब नलिटी 6 है तो यहाँ ये इक्वल टू 6 है, n की वैल्यू यहाँ 12 हो जाएगी, n यहाँ 12 आंसर आएगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा तो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर 12 से ज़्यादा ब्लॉक लोगे नलिटी 7 हो जाएगी, ये है, तो इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ एक एक ऊपर ऊपर 1 आता रहेगा, हाँ, तो मतलब ये ब्लॉक बनेंगे 2/2 का 6 ब्लॉक बनेंगे, तो रैंक 6 है, नलिटी 6 है, n12 हो जाएगा यहाँ पे। कंसीडर द यूजुअल इनर प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ठीक है ना, u को यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल टू द सबस्पेस दिस, अब देखो u कोई यूनिट वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल है इस सबस्पेस की, तो अभी आपको दे रखा है, पूछ रहा है कि द वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो u तो एक तो यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल है इस सबस्पेस के, ओके, तो इधर से कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसके ये वो होगा, और v u वेक्टर और दिस वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, तो ये ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस यूज करो, तो उससे क्या होगा, ना पहला ऐसे ही रख दो, और दूसरा क्या करते थे तुम, u माइनस, लोग याद है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, उस पर क्वेश्चन है ये, तो बनता था
u और v का डॉट लो और अपॉन में, हाँ अगर किसी को याद हो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता था कि मेरे पास मान लो पहले से u1 u2 un है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ऑर्थोगोनल चाहिए पहले, तो v1 तो जस्ट u1 के इक्वल कर देते हैं, v2 के लिए आप क्या करते थे याद है किसी को, u2 माइनस, U2 minus हाँ the product of U1 U2 U1 V1 U2 v1 u2 ना, हाँ हाँ v1 u2 अपॉन the product of V1 V1 or V1 V1 क्या v1 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 एंड यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या होता था आगे, यहाँ जस्ट v1 होता था v1, हाँ चेक कर लो v1 u2 मतलब u2 का v1 के साथ v1 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 ऐसा था, u2 एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है ना, u2 ये थोड़े कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो भूल जाओगे तुम लोग तो उसको रिवाइज करना, तो u2 v1 v1 इस तरह से, फिर v3 निकालना, तो यही तुम्हारा अल्फा है, इससे ही आंसर आ जाएगा, तो यही अल्फा है तुम्हारा उसमें, ठीक है ना, u2 इज u एक्चुअली एंड तो इससे आ जाएगा दिस इज योर अल्फा, तो इससे कैलकुलेट करो क्या आएगा तो आ जाएगा इससे, ये एक्चुअली अल्फा है, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ था बी टी इज अ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन एंड फाई जो है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो क्या होगा, तो हमने तो पढ़ा था ना कि जो ब्राउनियन मोशन है तो B2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0 2, B3 का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 3, तो इजी है, दोनों का मीन निकाल के घटा दो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो तो इसका वेरिएंस निकाल लो, और इजी था ठीक है ना, तो तुम इसके सिंपली स्टैंडर्ड नॉर्मल में ले आओ और इससे आंसर आ जाएगा, तो उससे हो जाएगा ठीक है। यहाँ एक्स वाई क्या है, टू इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है इस जहाँ पे ई एक्स स्क्वायर 1/2 है, ई वाई स्क्वायर 2/9 है, इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल है ठीक है ना, ई एक्स स्क्वायर 1/2, ई एक्स स्क्वायर कितना होता है, मीन प्लस वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, देख लो एक को ले लो एक्सपोनेंशियल लैम्डा, दूसरे को ले लो एक्सपोनेंशियल म्यू, तो उस इक्वेशन से आपको लैम्डा और म्यू निकल आएगा, लैम्डा म्यू निकल आया तो आप सिंपली एक्स लेस देन 2y है, क्या करोगे ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो एक्स वाई का और ज्वाइंट पीडीएफ को इस रीजन पे इंटीग्रेट कर दो एक्स लेस देन 2y पे, तो उससे आ जाएगा। फिर यहाँ लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ आपको दे रखा है, पूछ रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू, तो पहले क्या करोगे इसमें एक्स की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, तो x तो यहाँ इंटीजर वैल्यूड है, नेचुरल नंबर इसकी वैल्यू है, तो x बराबर n+1 प्लस एक्स बराबर n+2 प्लस एक्स बराबर n+3, इन तीनों पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, मतलब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू n+1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू n+2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू n+3, इन तीनों पे ऐड करो, यहाँ से वैल्यू पुट करो, फिर इस पर समेशन लगा दो, हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि लेट एक्स आई बी आई आई डी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 वेरिएंस 4 एक्स आइज, एस एन क्या है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एस एन, तो सिंपल है इसमें मीन लगाओ वेरिएंस लगाओ और आंसर निकाल के पुट कर दो, आ जाएगा। 18वां जो है एट अ टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन कॉल्स अराइव इंडिपेंडेंटली एट एवरेज रेट ऑफ 1 कॉल पर मिनट, तो लैम्डा 1 है आपका, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉइजन प्रोसेस है ये है ना, 5 टाइम इंटरवल्स ईच ऑफ ड्यूरेशन 2 मिनट्स आर चूजन एट रैंडम, देखो 2 मिनट के 5 टाइम इंटरवल चूज किया आपने, तो आपको पता है इंटर अराइवल टाइम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं है ना, सो कह रहे पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपोनेंशियल, इंटर अराइवल टाइम्स क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, और वो डिपेंड करेगा उस पर, सॉरी बोला है ना, इंटर अराइवल टाइम क्या था एक्सपोनेंशियल था, और ये रेट ऑफ अराइवल जो था वो लैम्डा दे रखा है आपको, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0 x greater equals to 1 whole to the power 5 हाँ राइट निकालना राइट पड़ेगा ना। यस यस, P denote the probability that the each of the 5 time interval is at most 1 calls arrives, तो वही है कि पहले और क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड्यूलस प्रॉपर्टी फॉलो करेगी,
तो यहाँ से अराइव एट टेलीफोन एक्सचेंज, तो ईच ऑफ द 5 टाइम इंटरवल एटमोस्ट 1 कॉल अराइव्स। तो वही बात है कि क्या करोगे आप, n2, t की वैल्यू 2 है ना, तो n2 लेस देन इक्वल टू 1 इसकी पावर 5 कर दो, हो जाएगा। हाँ, n2 मतलब नंबर ऑफ अराइवल इन 2 मिनट्स, तो n2 का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन 2, है ना, पॉइजन, अच्छा एंटी वाला लैम्डा टी, पॉइजन 2 इंटू टी 2 है यहाँ पे और लैम्डा 1 है, तो पॉइजन 2 हो गया, हो तो गया, ठीक ना। तो अब कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि प्रोबेबिलिटी n2 लेस देन इक्वल टू 1 इसकी पावर 5, यस। सो प्रोबेबिलिटी n2 की वैल्यू या तो 0 होगी या n2 की वैल्यू 1 होगी, और इस पूरे की पावर 5 कर लीजिए। n2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, n2 एक रैंडम वेरिएबल है, पॉइजन लैम्डा टी, तो t2 है और लैम्डा 1 है, तो पॉइजन 2 आ जाएगा, करके देखिए आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है x कोई रैंडम वेरिएबल है विद पीडीएफ, तो पहले तो पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करो, इंटीग्रेशन करो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इसका c निकल आएगा। c निकल आया तो इस a इंटरवल पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जस्ट इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना है इसको। यहाँ एक्स वाई विद द 2 रैंडम वेरिएबल सच दैट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको mt है, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन y दे रखा है आपको यहाँ से। तो बोल रहा है अगर मीन एंड मीडियन, सॉरी मीन एंड वेरिएंस ऑफ x आर 1/2 एंड 1/4, मतलब m का डेरिवेटिव करो, t 0 पुट करो तो ये 1/2 आ जाएगा। वेरिएंस है, पहले यहाँ से ex² निकाल लो, उससे मिल जाएगा। देन बोला वेरिएंस ऑफ y इज, तो यहाँ से h' निकालो, 0 पुट करो, y आएगा। h" निकालो, 0 पुट करो, y² आएगा, और वहाँ से वेरिएंस y आ जाएगा, इसे कर लो आप। यहाँ xi रैंडम वेरिएबल है दिस, तो ये डेल्टा मेथड है नॉर्मल ना, ये gt माइनस म्यू टी, सॉरी gt माइनस जी म्यू अपॉन √n, तो ये कन्वर्ट करती है नॉर्मल में से, तो ये सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, g' म्यू का होल स्क्वायर इंटू इसका वेरिएंस, ये जो पॉपुलेशन है इसका वेरिएंस, तो g' म्यू होल स्क्वायर इंटू पॉपुलेशन, इसका वेरिएंस हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा डेल्टा मेथड। कंसीडर द पॉइजन प्रोसेस xt, द पीएमएफ ऑफ xt दे रखा है, तो मतलब xt जो है पॉइजन 4t है, लैम्डा 4 है यहाँ पे। सी t2 डिफाइंड द कोवेरिएंस फंक्शन ऑफ पॉइजन प्रोसेस। देन तो बताइए क्या फॉर्मूला था कोवेरिएंस t1 कोवेरिएंस t1 t2, मतलब लैम्डा इनटू मीन ऑफ t1 t, हाँ लैम्डा इंटू मीन ऑफ t1 t2, है ना। लैम्डा और वहां पे था, यहाँ पे था लैम्डा इंटू मिनिमम ऑफ t1 t2, और वहां पे था जब हम लोग ब्राउनियन मोशन पढ़ रहे थे ना, तो वहां जस्ट था मिनिमम ऑफ t1 t2 ना, हाँ कोवेरिएंस, यस। यहाँ लैम्डा टाइम, तो लैम्डा टाइम 4 आ जाएगा, तो लैम्डा टाइम सॉरी 3 आ जाएगा, तो लैम्डा कितना है 4 है ना, 4 3 12 आंसर आ गया इसका तो डायरेक्टली, हाँ मतलब यहाँ से 3 और इधर 4 12, ठीक है। यहाँ से आगे रैंडम सैंपल साइज 4 का है, जिसका पीडीएफ दे रखा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको दे रखी है सैंपल की। तो मेथड ऑफ मोमेंट इज इजी है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालना, ई एक्स बराबर एक्स बार कर दो, ई एक्स यहाँ से आ जाएगा, एक्स बार यहाँ से आ जाएगा, इक्वेट कर दो, आ जाएगा। ये कह रहा है कि अ कंपनी समटाइम्स स्टॉप्स पेइंग ऑफ क्वार्टरली डिविडेंड्स, इफ द कंपनी पेज द क्वार्टरली डिविडेंड the probability that the next one will be paid is 0.7. If the company stop the quarterly dividend, the probability that the next quarterly dividend will not be paid 0.5. Then the probability that the company will not pay quarterly, देखिए ये क्या है एक्चुअली, कंपनी विल नॉट पे द क्वार्टरली डिविडेंड इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब आफ्टर है t टेंस टू इन्फिनिटी है ना, उस तरह बात कर रहा है, बहुत टाइम बाद। सो सिंपल है ना, इसका तो फॉर्मूला था डायरेक्टली, जैसे अगर मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाऊं, P 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो या तो पेड या नॉट पेड, यही होगा। तो जरा समझिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है समटाइम्स कंपनी स्टॉप पेइंग क्वार्टरली डिविडेंड, इफ द कंपनी पेज क्वार्टरली डिविडेंड द नेक्स्ट पे होगा वो 0.7 है, तो ये अभी अभी का है, अब या तो नेक्स्ट पे और नॉट पे, इसको पे लिखता हूँ। तो पहला अगर पे किया है ना, कंपनी पे कर दिया डिविडेंड, तो अगला पे करेगा उसकी 0.7 है, अभी पे किया और अगला पे करेगा वो 0.7 है, ठीक है। एंड इफ द कंपनी स्टॉप क्वार्टरली डिविडेंड, द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट विल नॉट बी पेड इज 0.5, तो पहला नहीं पे किया, स्टॉप कर दिया, दूसरा भी स्टॉप हो जाएगा, वो 0.5 है। तो मतलब ये सम तो 1 होता है ना, रो सम 1 होता है आपका, तो यहाँ से ये आ गया। अब आपको पता है p की पावर n
और n टेंस टू इन्फिनिटी आपसे पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता था ना, क्या होता था याद है? अगर ये आपका a1 माइनस ए, या कैसे लिखता था मैं, ऐसे लिखा था शायद, ये भाई a1 माइनस ए। अरे ए बाई ए प्लस बी ये और बी बाई ए प्लस बी ऐसे अरे तो कर। लेकिन पहले ये तो बता दो ए बी कहाँ पे है, कहीं भी लिख दूं ए बी, पहले ये तो वन डिसाइड कर लो। ये बी 1 माइनस हाँ फर्स्ट ये तो डिसाइड कर लो, सीधा ये रट्टा मार रखा है। अब मैं ए बी कहीं भी लिख दूंगा तो आंसर गलत आ जाएगा ना, मतलब ये तो याद हो कि ए कहाँ है बी कहाँ है, तब तो अब लगाओगे ए अपॉन 1 माइनस जो भी है, ये तो बता दो पहले। तो ये 1 माइनस ए बी 1 माइनस बी। अब देखो फॉर्मूला जाके क्या है, पहले उसको चेक करोगे क्या है, ये यही है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अब बताइए। ये भाई ए माइनस ए प्लस बी बी यस, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। सो ए आपका है 0.3, तो 3/8 और 5/8। पूछा क्या है इसने? यस, तो इसने पूछा क्या ये देख लेते हैं लॉन्ग रन में। तो इसने पूछा है विल नॉट पे द क्वार्टरली डिविडेंड। तो ये पेड था पहला, दूसरा नॉट पेड, तो ये 5/8 विल नॉट बी पेड। अब चेक कर लीजिए आंसर आप लोग। अब पहले ये क्लियर हो यहाँ पे क्या है। अगर मैं ऐसा लिख देता ए, यहाँ मान लीजिए बी लिखता, तो फॉर्मूला बदल जाता फिर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या है, पहले नोटेशन क्लियर होगा तभी तो अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो ये इस तरह लिख लो, उसके बाद ये अप्लाई होगा। देख लो एक बार, आंसर 5/8 होना चाहिए। सो कौन 34 है ना। फाइव एट कितना आएगा चेक करो आप लोग। 0.624 नो देन यू हैव टेल रॉन्ग, तुमने गलत बताया। बी बाई ए प्लस 3.15 1 हाँ माइनस 5 यस, तो यहाँ हमने गलती, तुमने गलत बताया, रुक जाओ। तो यहाँ था, बताओ जी अब बताओ जो बता रहे थे सही से। यहाँ फॉर्मूला तुमने गलत बताया, यहाँ क्या आएगा? तो बी बाई ए प्लस हाँ, और फिर यहाँ पे ए बाई ए प्लस। वही तो मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम लगा तो देखो आंसर एग्जाम में, तुमने निकाल लिया, वाह 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 वाह, बाहर निकले गलत हो गया। तो यहाँ पहले ये आता है, इस केस में बनेगा बी बाई, इसे लिखना हो ना, पेड लॉन्ग रन में पेड और नॉट पेड। तो जब कुछ बता नोटेशन क्लियर रखो। तो बी बाई ए प्लस बी, ए बाई ए प्लस बी, तो ये बनेगा आपका बी है आपका 5, तो यहाँ 5/8 3/8 इस तरह से आएगा। तो इट विल दे विल पे इन द लॉन्ग रन इज 5/8, नॉट पे इन द लॉन्ग रन इज 3/8। तो द कंपनी विल नॉट पे क्वार्टर डिविडेंड इन द लॉन्ग रन, तो ये आएगा दूसरा वाला, है ना। तो ये आप ध्यान रखो, ऐसे याद रख सकते हो आप कि यहाँ बी पहले है तो बी पहले आएगा, ए बाद में है तो ए बाद में आएगा, ऐसे याद रखो आप, ये चीज़ है। अच्छा, आप मैट्रिक्स ऐसे बनाना चाहो तो यही चीज़ रिपीट भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बाई ए प्लस बी, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, तो ये बात वही है कि बी बाई ए प्लस बी, तो ये लॉन्ग रन में सेम ही आ जाएगा कॉलम। सो बी बाई ए प्लस बी, ए बाई ए प्लस बी, ये आएगा, ठीक है। 35 कह रहा है कि x1 x2 x8 बी अ रैंडम सैंपल टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ। ये आपको दे रखा है पीडीएफ। अब बोल रहा है लेट एफ एक्स बी द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये हमने पढ़ा था ना सिंपली। अल्फा इज द वेरिएंस ऑफ f8 2, तो ये हमने क्लास में किया था कि fn जो होता है fnx, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, या डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, मुझे बताओ इसका वेरिएंस क्या क्या फॉर्मूला क्या था। तो ये जो आधे अधूरे बताते हैं ना, था कि जो हमारे पास थ्योरम क्या था वहां पे, t equals to n f x। हाँ टी एन हमने यूज किया था, एन एफ एन एक्स, दिस फॉलोज बाइनोमियल n comma f x। हाँ यस यस, अब समझ आया। हाँ ये थोड़ा गलत हो रहा था। तो टी एन इज बाइनोमियल एन एफ एक्स, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स जो आता है वो तो ठीक है, वो आ जाता है तुम्हारा एफ एक्स, ये तो ओके है ना। और जो वेरिएंस एक्चुअली इसका टी एन का लिखा था मैंने, है ना, जो वेरिएंस टी एन का है वो एन एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स है।
तो यहाँ से हम Tn को रखेंगे NFN, तो यहाँ से आ जाएगा सो वेरिएंस ऑफ Fn x विल बी, तो ये है ना Tn इज NFX, n बार n स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ अच्छा वो मिस्टेक fx 1 माइनस fx है, ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे आपको अपॉन n, तो ये आ जाएगा fx 1 माइनस fx बाई n आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो fx 1 माइनस fx बाई n, तो इसको पुट कर लो, तो अब जो था fx एट 2 माइनस fx एट इंटू 1 माइनस fx एट 2 अपॉन n, तो n तो 8 है, 8, तो अब क्या आ गया, ये कितना आया था एक्स स्क्वायर बाई 16, तो 4 बाई 16 1 माइनस 4 बाई 16 अपॉन 8, ये अल्फा आ रहा है वेरिएंस ऑफ, तो यहाँ से 1 बाई 4 इंटू 3 बाई 4 अपॉन 8, कितना आ गया 3 बाई 2, नहीं यहाँ से 4 ये कैंसिल होगा, 8 बाई 1 है ना, 8 बाई 1 है, तो 3 बाई 4 इंटू 8 ऐसा बनेगा, ओके ये अल्फ़ा है। तो यहाँ से 4 चौके 16 है, कितना, सो 128 अल्फ़ा इज 3, यस यस ठीक है। तो इसने क्लास में किए हैं, ये फॉर्मूला हमने है ना Tn का लिखा था, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है अभी मैं 35 तक डिस्कस करता हूँ। तो आपका जो होमवर्क है अभी, आप पहले 2023 का एक एक क्वेश्चन निपटाओ, और इसके जो क्वेश्चन डाउट्स हैं वो मुझे पहले टेक्स्ट कर देना कि ये क्वेश्चन नंबर मान लो 60, इस तरह जो भी डाउट्स हैं, ताकि मैं सॉल्व कर दूँ, देन वी कैन डिस्कस। 2022 का अभी मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 से तो नहीं ला 11 से, क्योंकि 1 to 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैच 3 का पहला लेक्चर में। तो ये हमारे पास, क्योंकि बैच 6 चल रहा है अभी PYQ गेट का, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है 11 to 35। नेक्स्ट क्लास में कल क्लास होगी, तो 36 टू क्वेश्चन 65 कल डिस्कस करेंगे हम लोग इसके आगे। तो आप ये भी सॉल्व करके आना, पूरे पेपर करके आना, 23 एंड 22 का करके आना, ताकि डिस्कस करें तो आप लोगों को भी पहले से पता हो, तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं यही स्टॉप करता हूँ, चलिए थैंक यू। सर यस आखिरी स्लाइड तो एक और बार दिखाइए सर। दिस फॉर्मूला राइट, ये फॉर्मूला, हाँ नॉन, हाँ फॉर्मूला and the solution. yes you can note this formula first. You note this formula first and then this is the solution. Calculation में mistake आ गया। Yes. Okay, thank you. Yeah, okay then, thank you and we will meet next class.